तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक एलिमेंट क्या होता है, एक मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स कौन सी होती है मैटर की। बहुत बेसिक सी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनको मेजर कैसे करा जाता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स होती है, उनकी यूनिट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है, जैसे सपोज करो हम बनाना लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 डोजन बनाना दे दो, तो हम 12 बनानास लेके आते हैं। या फिर जैसे मुझे पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो भी क्या एक फिजिकल मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये फिक्स है ये वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 kg मैं एप्पल ले आई, या फिर मैं 2 kg एप्पल ले आई, या फिर मैं 1 डोजन बनाना ले आई, ठीक है। तो मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली ये तो हमारी थी रियल लाइफ में, लेकिन अगर मैं साइंस के टर्म्स में बात करूं ना, तो उसमें भी ये जो क्वांटिटीज होती है बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है जाके, तो जब मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करना है जाके, तो लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज लेती हूं, उसका मैं अमाउंट वे करती हूं, उसमें कुछ जैसे मैंने कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो जैसे मैंने 1 चम्मच चीनी ली, उसको मैंने 1 ग्लास पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। फिर मैंने 2 चम्मच चीनी ली, उसको मैंने 1 ग्लास पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया, है ना। अब केमिस्ट्री में जब हम लोग लैब में जाते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने कुछ सॉल्ट लिया, मुझे सॉल्ट का पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होगा, है ना। ऐसे ही मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मुझे सपोज करो मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए 5 ग्राम, तो मैं 5 ग्राम वहां से वे करूंगी जाके। मुझे उसके बाद सोडियम कार्बोनेट चाहिए, तो मैं 10 ग्राम वे करूंगी जाके, है ना। तो ऐसे ही जो मेरी फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, हमें जब भी हम लोग साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब ये अमाउंट ही नहीं है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेंथ होती है ना, वॉल्यूम होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मास होता है, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि हम लोग हमारी साइंटिफिक स्टडीज में यूज करते हैं, ठीक है। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज की काफी सारी यूनिट्स होती है। सपोज करो आप लेंथ को मेजर कर रहे हो मीटर में, किसी और को बोला गया लेंथ को मेजर करने के लिए, वो किलोमीटर में कर देगा, या वो सेंटीमीटर में कर देगा, या फिर डेसीमीटर में कर देगा, है ना। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, हर कोई अपने यूनिट से मेजर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही था पहले के टाइम पे, जब यूनिट्स डिस्कवर, जब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं दिया गया था, और जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाता था, तो उस टाइम पे हर कोई अपने यूनिट में अपने मेजर कर देता था क्वांटिटीज को, है ना। तो बहुत कंफ्यूजन होती थी कि रिलेट कैसे करें। एक बंदा तो आंसर दे रहा है मीटर में, दूसरा दे रहा है डेसीमीटर में, तीसरा दे रहा है मिलीमीटर में, तो कैसे रिलेट करें, है ना। तो इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दी गई, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स दी गई। उन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि हर चीज की मेजरमेंट के लिए बच्चों एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। स्टैंडर्ड कैसे सेट किया गया? सपोज बोला गया कि जो मास की एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है किलोग्राम। अब ये 1 किलोग्राम था क्या? हमें कैसे पता कि 1 किलोग्राम क्या होगा? तो जो रिसर्च चल रही थी, जहाँ पे फ्रांस में इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी, वहाँ पे बड़ी बड़ी हमारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो साइंटिफिक मेजरमेंट्स है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो फ्रांस में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर लिया। उन्होंने एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर लिया, और जहाँ पे वो मेजर कर रहे थे ना, वहाँ पे उन्होंने उसको मेजर किया, और जितना उसका मास था, उन्होंने बोला कि इस प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर का जो मास है, मैं उसको बोल रही हूँ कि ये 1 किलोग्राम है। तो एक तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, ठीक है। एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर लिया, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहाँ पे उसने उनका मास नोट डाउन किया और बोला कि जितना इसका मास है ना, वो 1 किलोग्राम है ना। अब फिर किसी और ने किसी और चीज की मेजरमेंट करी सपोज, तो उसने बोला कि जब तुम्हें जो ये मास बताना है ना, वो इस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर की टर्म्स में बताना है, कि मास की टर्म्स में बताना है।
इसका क्या मतलब है कि अगर जिस चीज का मास अब मैं मेजर कर रही हूं, अगर वो 2 टाइम्स आ रहा है प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर के मास के, तो क्योंकि प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का मास 1 kg था, तो इसका मास कितना हुआ 2 kg, क्योंकि वो उसके 2 टाइम्स है। तो इस तरीके से हर चीज को मेजर करने के लिए, चाहे लेंथ को मेजर करने के लिए, चाहे मास को मेजर करने के लिए, चाहे हमें टाइम को मेजर करना है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। और स्टैंडर्ड को हमने क्या बोला कि ये स्टैंडर्ड क्या है, हमारी एसआई यूनिट है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ने दी गई थी। इसी वजह से जो हमारी 7 बेस यूनिट्स थी, जो हमारी 7 बेस क्वांटिटीज थी, उनके लिए पर्टिकुलर एसआई यूनिट्स दे दी गई। और फिर बोला गया कि अब तुम्हें जो भी फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिकली मेजर करना है ना, इसी के टर्म्स में करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि वो 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी थी। तो उसमें से हमारी सबसे पहली क्वांटिटी थी क्या थी, लेंथ। और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, आप सभी को पता होगा, है ना। फिर नेक्स्ट बेस क्वांटिटी मास, मास की यूनिट थी मेरे पास किलोग्राम। नेक्स्ट बेस क्वांटिटी थी मेरे पास टाइम, उसकी यूनिट थी सेकेंड। नेक्स्ट थी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट थी एम्पेयर। नेक्स्ट थी टेम्परेचर, उसकी यूनिट थी केल्विन, टेम्परेचर की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट बताना है तो उसको हम लोग बताते हैं मोल की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में बताते हैं, मोल की टर्म्स में बताते हैं। उसके बाद जो इंटेंसिटी होती है उसकी ऐसा यूनिट बोली गई कैंडेला, CD, ठीक है। तो ऐसे ही ये मेरी 7 बेस क्वांटिटीज थी जिसकी यूनिट सेट कर दी गई, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज होती है जैसे वॉल्यूम होता है ना। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब ही तो होता है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है ना, तो मैं इसी बेस वाली यूनिट्स को डिराइव करूंगी किसी तरीके से कि मुझे बाकी की जो यूनिट्स है, मतलब बाकी की जो क्वांटिटीज है उनकी यूनिट भी मिल जाए। मतलब कि कुछ ऐसी क्वांटिटी, कुछ ऐसी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसकी यूनिट्स मैंने बेस यूनिट से डिराइव करी, ठीक है। सिंपली डिराइव हो सकती है। मुझे पता है कि जो मेरा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो मेरा होता है वो होता है लेंथ का क्यूब। क्या होता है, लेंथ का क्यूब। अब लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो इसलिए वॉल्यूम की ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। तो ऐसे ही फिर काफी सारी यूनिट्स थी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज थी, और उनकी यूनिट्स जो 7 बेस यूनिट्स थी उनकी टर्म्स में दे दी गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी, जैसे स्पीड है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की है सेकंड, तो स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकंड। उसकी ऐसा यूनिट हम लोगों ने जो 7 बेस क्वांटिटीज थी उससे डिराइव कर ली। सेकेंड है मेरे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या फिर चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब भी हम लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में, 9th-10th में हम लोग पढ़ के ही आते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक सेकेंड, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। एक सेकेंड। तो हम पढ़ रहे थे कि फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक सेकेंड, फोर्स की यूनिट हम लोगों को पता है क्या होती है, न्यूटन होती है। इसी तरीके से काफी सारी हमारे पास यूनिट्स होती है जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। जूल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, एनर्जी को जूल की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और जूल क्या होता है हमारा, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, एसआई सिस्टम ने जो बेस क्वांटिटीज थी ना उसकी यूनिट्स तो बता दी। जो मेरा एसआई सिस्टम था उसने बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स बता दी, एंड देन उसने बाकी की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी उसकी यूनिट्स भी डिराइव कर दी। उसने बाकी की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी उसकी यूनिट्स भी डिराइव कर दी उसकी टर्म्स में, ठीक है।
वैसे ही हम लोग देख रहे थे वॉल्यूम का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीटर क्यूब होती है, ऐसी ही डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, मास बाय वॉल्यूम, तो उसकी भी हम लोगों ने बता दी, मास बाय वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मोमेंटम की मैंने बता दी, ठीक है। तो ऐसे ही सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हम लोगों ने बता दी। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास देखो, अब जैसे कि मैंने बोला कि मीटर जो होती है वो एसआई यूनिट होती है। अब बहुत सारी यूनिट्स होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, सेंटीमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, पिकोमीटर होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, नैनोमीटर होती है ना। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं जो बड़ी बड़ी फिजिकल, जैसे तुम एक रूम की लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो रूम की लेंथ तुम लोग कैसे मेजर करते हो, इंच टेप उठाओगे और उसको मेजर करोगे उससे, एंड देन बता दो कि ये इतने सेंटीमीटर है या फिर ये इतने इंच है। लेकिन जो हमारे पास केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। आपको पता है कि एटम कितना छोटा है ना, और एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, और इनका साइज तो एटम से भी छोटा होता है ना, बहुत बहुत छोटा, 10⁻⁻15 समथिंग ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी कि जो केमिस्ट्री में जब हम लोग साइंटिफिक मेजरमेंट्स करते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग मीटर यूज नहीं कर सकते, सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग डायमेंशंस मेजर करते हैं, सपोज अगर मैं लेंथ मेजर कर रही हूं ना, तो वो 0.000000009 समथिंग ऐसे आएगी। अब उसको मैं ऐसे तो लिखूंगी नहीं हर बारी कि ये 0.09 है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एसआई सिस्टम था ना, उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स दे देते हैं। प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि जैसे मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे। तो मीटर को मैंने 10⁻² से कैसे रिलेट किया, सेंटी क्या हुआ यहाँ पे, एक प्रीफिक्स हुआ, है ना। ऐसे ही डेसी, किलो, ये सब क्या है, प्रीफिक्स ही तो है। एसआई यूनिट तो मीटर थी, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ मीटर नहीं लिखेंगे, हम बहुत सारे ऐसे प्रेफिक्स लगा देते हैं। और एक्चुअल में बच्चों वो प्रेफिक्स होते क्या है, 10⁻⁻ समथिंग, कि 10⁻1 है तो उसके लिए एक प्रेफिक्स दे दिया, अगर 100 है तो उसके लिए कुछ प्रेफिक्स दे दिया, है ना। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम ने बहुत सारे प्रेफिक्स दे दिए कि अगर मेरे पास 10⁻⁻15 मीटर भी आए ना, तो मैं उसको 10⁻⁻15 मीटर नहीं लिखूंगी, मैं उसको कुछ और लिखूंगी। तो वो कुछ और क्या है, वो कुछ और उसके प्रेफिक्स है, जो जनरली हम लोग अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ना। तो यानी कि जो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 10⁻⁻² मीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है, 10⁻⁻² मीटर के इक्वल है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटी का क्या मतलब है, 10⁻⁻²। ऐसे ही मुझे पता है कि मेरे पास जो 1 किलोमीटर होता है ना, वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। तो इसीलिए ये जो मेरे पास किलो है ना, किलो, ये किसके लिए यूज किया गया है, 10⁻³ के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, 10⁻³ के लिए यूज किया गया है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर चीज को, मतलब कि अपनी जो यूनिट्स है ना, उनको रिलेट करने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रीफिक्स दे दिया। अब ये प्रीफिक्स आप इसमें देख सकते हो। अगर 10⁻⁻7 है, हमने बोला माइक्रो, यानी कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। अब आपको कैसे याद करना है, देखो, N फॉर नैनो, N फॉर 9, अगर नैनो वर्ड आ जाना तो बोलना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास 1 पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर, तो वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। अब इसमें एक और चीज भी आती है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर मेरे पास 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1
एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो यूनिट थी ना, जो 10 रेज़ टू द पावर, उनके लिए हमने सबके लिए कुछ ना कुछ प्रीफिक्स दे दिया, ठीक है। जैसे कि अगर 10 रेज़ टू द पावर, अगर 10 है सिर्फ तो डेका बोल दिया, 10 रेज़ टू द पावर 2 है तो हेक्टा बोल दिया, 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर है तो उसको किलोमीटर बोल दिया, 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर है तो उसको मैंने मेगा मीटर बोल दिया, 9 को मैंने गीगा मीटर बोल दिया, 12 को मैंने टेरामीटर बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी जो यूनिट्स है ना, जो मेरे पास हमने प्रेफिक्स यूज कर रहे हैं, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होने वाले हैं, क्योंकि हम बड़ी क्वांटिटी से तो डील ही नहीं करते पूरी केमिस्ट्री में, हम तो छोटे छोटे एटम से डील करते हैं। तो इसीलिए इनको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा मेन है मेरे पास माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, N फॉर नैनो, N फॉर 9। तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर के। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो यूनिट्स होती है ना, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से डील करते हैं तो इसीलिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे। अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है ना, वो काफी सारी यूनिट्स होती है। हम उसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, उसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, उसको हम लोग केल्विन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब एसआई यूनिट तो मैंने देख ली थी कि एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन होती है। अब इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है, मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को किस किस में मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, एंड देन केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है मेरे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, तो वो रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए कि मैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करूंगी या फिर मैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करूंगी। तो इनका बीच का रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये होता है हमारे पास रिलेशन। सिमिलरली मैं डिग्री फ़ारेनहाइट को भी डिग्री सेल्सियस से रिलेट कर सकती हूँ। कैसे रिलेट कर सकती हूँ, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। तो डिग्री फ़ारेनहाइट मेरे पास किसके इक्वल होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, ठीक है। 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दे तो मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकती हूँ, या फिर अगर मैं टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में मुझे वो दे दे तो मैं डिग्री सेल्सियस में निकाल सकती हूँ, है ना। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में बोले, कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 9/5 25 +32, 9/5 25 +32। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 77। तो इस तरीके से हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोगों के पास अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही केल्विन और डिग्री सेल्सियस को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मैं उसमें 273 ऐड कर देती हूँ। जैसे कि अगर मुझे बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बताओ ये टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। ये सभी बातें तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो जो डिग्री सेल्सियस है उसका मतलब है कि अगर 1 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा, 1 + 273 यानी कि 274 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही 274 केल्विन। ऐसे ही अगर मुझे टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सपोज करो वो बोल रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर है,
298 केल्विन टेम्परेचर है, तो उस 298 केल्विन टेम्परेचर को मैं सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करूंगी? अब देखो, जब मुझे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर जब मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना था, मैं उसमें 273 ऐड कर रही थी। ऐसे ही जब मुझे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, मैं उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 298 केल्विन टेम्परेचर है, अगर मेरे पास 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो 298 केल्विन में से मैं 273 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर आ जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि केल्विन के केस में और डिग्री सेल्सियस के केस में भी रिलेशन सिंपल है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसे ही डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस इन चार रिलेशंस के थ्रू अपनी सारी की सारी टेम्परेचर की यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये तो बहुत बेसिक सी बातें थी कि हमारे पास टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स होती है, उनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं। अब ऐसे ही बच्चों, आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, वो है वॉल्यूम की यूनिट। कौन सी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, अब वॉल्यूम की मैंने एसआई यूनिट आप लोगों को बताई थी कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हम लोग तो जनरली लीटर में बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं 1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है या 5 लीटर पानी है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि लीटर को मैं मीटर क्यूब से कैसे रिलेट करूंगी, या फिर लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब से कैसे रिलेट करूंगी, क्या इनके बीच में रिलेशन है। क्योंकि ये रिलेशन अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें हम लोग मोल से डील करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से डील करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो बस कुछ रिलेशंस है जो आप लोगों को याद करने हैं। क्या रिलेशन है कि जो मेरे पास 1 लीटर होता है ना, वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लो इस चीज को कि जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ना। ऐसे ही जो मेरा अब आपको पता है कि जो 1 मीटर होता है ना, उसमें 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर होंगे? 10 रेज़ टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10 रेज़ टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होंगे, है ना। तो मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 रेज़ टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब है, और इसीलिए तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे? इसमें 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब होंगे, है ना। यानी कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मैंने पता लगा लिया कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब है, तो इसको पुट कर सकती हूँ ना यहाँ पे। तो एक और रिलेशन आ गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। यानी कि मुझे पता लग गया कि मैं 1 लीटर को मीटर क्यूब से कैसे रिलेट कर सकती हूँ, है ना। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 लीटर 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब एक और चीज याद कर लो इसमें कि जो 1 मिलीलीटर होता है ना, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ना। तो यानी कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि मुझे मीटर क्यूब चाहिए था, तो उसी हिसाब से 1 लीटर जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इन यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये। अगर ये भूल गए तो आगे सोचो कि न्यूमेरिकल्स भी नहीं सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों बहुत बेसिक सी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी अभी तक कि यूनिट्स क्या होती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है एसआई यूनिट क्या होती है, मास की क्या होती है, लेंथ की क्या होती है। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर, जिसमें हम लोग कुछ नई बातें जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मजा आने वाला चैप्टर में, अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करना कि स्टार्टिंग में कि हर चीज जो है ना वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपके यूज में आएगी ही आएगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक इसमें टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट।
अब इसका क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या मतलब है इसका, देखो जब भी हम लोग कुछ चीज मेजर कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैं बनाना खरीदने गई, मुझे बोला कि मुझे 12 बनानास लेके आने हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली काउंट कर लिया और मैं 12 बनाना, 1 डोजन बनाना लेके आ गई। ठीक है, ऐसे ही मुझे बोला कि 10 एप्पल लेके आओ, तो मैं 10 एप्पल मार्केट से लेके आ गई। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, जब हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों को डील करते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता मेजर करना। क्यों नहीं होता इसका इतना आसान मेजर करना, क्योंकि सपोज करो जैसे मैं केमिस्ट्री में कोई भी सॉल्ट मेजर कर रही हूँ, चलो वो छोड़ो, एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको बोला जाए कि जिस रूम में आप बैठे हो, आपको बोला जाए कि इस रूम की लेंथ मेजर करके बताओ। ठीक है, इस रूम की लेंथ मेजर करके बताओ। आप क्या करोगे, आप एक इंच टेप उठाओगे, उससे लेंथ मेजर कर दोगे। आप बोलोगे कि ये इसकी लेंथ 5 मीटर है, जैसे सपोज आपने बोला उस इंच टेप से कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास इंच टेप है ही नहीं। ठीक है, इंच टेप आपके पास नहीं है, फिर आपको क्या बोला जाए कि यार इंच टेप तो नहीं है, तो हम अपने पाम से, जैसे आप क्या करो, जैसे हम बोलते हैं ना कि पाम से उसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश करो। जैसे एक बार इधर रखा कॉर्नर पे, दन इधर, तो देखो कितने पाम्स आपके कवर अप हो रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग लेंथ को मेजर करने की कोशिश करो। अब जितनी एग्जैक्टली इंच टेप से मेजर हो रही थी, क्या पाम से उतनी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सपोज करो एक बार जब आपने अपने पाम को रखा तो पूरा स्ट्रेच करके रखा, दूसरी बारी में यार आप थक गए पूरा रूम मेजर करते करते, तो आपने थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऐसे, तो भाई पाम का डिस्टेंस बदल गया ना। अगर पाम का डिस्टेंस ही बार बार बदल रहा है, पाम की लेंथ ही बार बार कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जो लेंथ है जितनी आनी चाहिए थी, क्या उतनी लेंथ आ पाएगी, क्या नहीं आ पाएगी। यानी कि जो लेंथ मैंने इंच टेप से मेजर करी वो अलग होगी, और जो मैं पाम से मेजर कर रही हूं वो अलग है। तो मेरी मेजरमेंट में मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने सही मेजर किया भी है या नहीं किया। तो इसी तरीके की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब ये जो अनसर्टेनिटीज है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग लैब्स में अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा आती है। क्यों आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सपोज करो मुझे एक सॉल्ट मेजर करना था NaCl। अब लैब में होता क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप के होते हैं, इस तरीके का एक वेट बैलेंस होता है, ऐसे बैलेंस सा होता है वेट बैलेंस, जिसपे मैं मास को मेजर करती हूँ। मैं इसमें सॉल्ट डाली, मैंने कुछ कुछ अमाउंट डाली, जैसे सपोज मैंने 5 ग्राम डाली। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होगा? भाई एरर तो हर जगह होता है, तराजू भी देखते हैं हम लोग, तराजू में भी तो एरर होता है। तो भाई साइंटिफिक जो जिसमें मैं मेजर कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई एरर नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही, चाहे वो एरर बहुत माइन्यूट सा ही क्यों ना हो, 0.001 का ही क्यों ना हो, लेकिन एरर तो होगा ही। तो इसीलिए जो हम लोग मेजर करते हैं ना, वो मेजरमेंट सर्टेन नहीं आ पाती, वो श्योर नहीं आती। मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ही रहती है। अनसर्टेनिटी क्यों रहती है उसका एक और एग्जांपल देके चलती हूँ। देखो केमिस्ट्री की टर्म्स में कि सपोज करो मेरे पास ये वेट बैलेंस था इस तरीके का। ठीक है, अब ये वेट बैलेंस था, ऐसे सुंदर सा मैंने बना दिया ये, इसके अंदर मैंने छोटी सी एक ऐसी ट्यूब्स की रखी, इसमें मैंने अपना सॉल्ट डालना शुरू किया। ठीक है, सॉल्ट डालना शुरू किया। अब जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? अब हवा तो है ही, है ना, तो जो वेट बैलेंस होता है ना, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जो मेरा वेट बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे सपोज मुझे मेजर करना था 3.52 ग्राम, इतना मुझे मेजर करना था एग्जैक्ट। अब वो वेट बैलेंस क्या करेगा, कभी तो वो दिखा रहा है 3.47 ग्राम, कभी वो दिखा रहा है 3.55 ग्राम, मर्जी है उसकी, क्योंकि हवा चल रही है तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है एक तरीके से। तो मैं फिक्स कर ही नहीं पा रही कि यार एक्चुअल में इसका वेट कितना है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जिस वेट बैलेंस में मैं उसको मेजर कर रही थी, मैंने उसका ऐसे ढक्कन बंद कर दिया ताकि मैं उसको मेजर कर सकूं। ढक्कन बंद करने के बाद भी जब वहां पे कोई एयर नहीं थी, उसके बाद भी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू दिखाएगा ही नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग लैब में फेस करते हैं। मैंने की हुई है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है ना। अभी भी वो कभी तो दिखा रहा होगा 3.51, कभी दिखा रहा होगा 3.53, कभी दिखा रहा होगा 3.52, यानी कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट पे, है ना। मैं सर्टेन नहीं हूँ मेजरमेंट के लिए। तो ऐसी अनसर्टेनिटी मेजरमेंट हमारी केमिस्ट्री में जब हम लोग लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आती है।
ठीक है। और इस अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए बच्चों कि मैं क्या बोलूं कि मेजरमेंट कैसी है मेरी, अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं। एक टर्म उनमें से होती है एक्यूरेसी और दूसरी टर्म उनमें से होती है प्रिसीजन। क्या होती है? एक्यूरेसी होती है और दूसरी टर्म उनमें से होती है प्रिसीजन। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी नाम से ही पता लग रहा है कि हमारी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ठीक है, कितनी एक्यूरेट है। अब जैसे कि मुझे बोला गया था कि इस रूम के लेंथ को मेजर करो। अब एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी थी? सपोज 6 मीटर थी, मैं मेजर कर रही हूं 5.8 मीटर, 5.8 मीटर। तो ये जो 5.8 मीटर है ना, ये बिल्कुल 6 मीटर तो नहीं आया, लेकिन उसके पास है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वैल्यू जो है, जो मैंने मेजर करी ना, वो नियरली एक्यूरेट है। इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो मैंने मेजर करी वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है, कितना क्लोज है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो एक्यूरेसी को बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यूज के कितने पास है, ठीक है। और अगर मैं अब सपोज करो मुझे रूम मेजर करने के लिए बोला था, तो मैंने वो मेजरमेंट 5 बार करी, ठीक है, मैंने वो मेजरमेंट 5 बार करी। 5 मीटर उसकी सपोज एक्चुअल लेंथ थी, एक बारी आया 4.9, एक बारी आया 4.7, एक बारी आया 5.2, तो सब बारी अलग अलग आया। तो मैं क्या करती हूँ? एवरेज निकालती हूँ। उसके बारे में एक एग्जांपल से लेके अभी मैं समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि एक्यूरेसी का मतलब है जब मेरे पास मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज होती है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक और टर्म आती है मेरे पास, प्रिसीजन। क्या आती है? प्रिसीजन। अब इस प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रिसीजन का मतलब है कि सपोज मैंने 5 बार मेजर करी, तो 5 बार ये अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब वो वैल्यू जो 5 वैल्यूज आई, वो आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज है, जो मेरी 5 वैल्यूज आई वो आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज है। अगर वो एक दूसरे के क्लोज आ रही है बहुत ज्यादा, तो मैं बोलूंगी कि मेरी वैल्यू प्रिसाइज है। अगर वो क्लोज नहीं आ रही, एक 5 मीटर आ रही है, एक बार मेजर करने पे तो 5 मीटर आ रहा है, दूसरी बार मेजर करने पे 6.5 मीटर आ रहा है, तो कहां से वैल्यूज क्लोज है? वैल्यूज क्लोज नहीं है। तो ऐसे टाइम पे जब वैल्यूज क्लोज आती है एक दूसरे के, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स क्लोज आती है, तो हम बोलते हैं कि वैल्यू मेरे पास कैसी है? प्रिसाइज है। कैसी है? प्रिसाइज है, वरना वो प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक टेबल गिवन है, ठीक है। अब टेबल में क्या किया है, एक बच्चा था, उस बच्चे को मैंने बोला कि रूम की लेंथ मेजर करो, ठीक है। और उस रूम की जो एक्चुअल लेंथ थी ना, जो उस रूम की एक्चुअल लेंथ थी वो थी 4 मीटर, ठीक है। मैंने उस बच्चे को बोला कि तुम उस लेंथ को, रूम की लेंथ को मेजर करो और 4 बार मेजर करो। कितनी बार मेजर करो? 4 बार मेजर करो। तो उसने, सॉरी, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स थे, उन चारों को मैंने बोला कि तुम चारों 4-4 बार रूम की लेंथ को मेजर करो, ठीक है। एक स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट बी था, एक स्टूडेंट डी था और एक स्टूडेंट डी था, ठीक है। चारों स्टूडेंट्स को बोला गया कि तुम 4 बार लेंथ को मेजर करो और उनकी एवरेज निकाल के मुझे मेजरमेंट ला के दो, ठीक है। तो पहला ए वाला स्टूडेंट गया, जब उसने फर्स्ट मेजरमेंट करी तो उसने बोला कि 4 मीटर लेंथ है। उसने जब दूसरी बार मेजर करी तो उसने बोला 4.01 मीटर है। जब उसने तीसरी बार मेजर करी तो उसने बोला कि 4.02 लेंथ है। जब उसने 4 टाइम मेजर करी तो उसने बोला कि 3.99 है ना। फिर उसने एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज देखा आ रहा था 4.005, है ना। अब एक्चुअल थी 4, एवरेज कितना आया? 4.005। ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। मैं बोल सकती हूँ कि ये जो मेरे पास मेजरमेंट आई वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसने मेजर किया है, बहुत अच्छे से उसने मेजर किया है चीज को। तो ये वाली जो ए स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट करी थी वो एक्यूरेट मेजरमेंट थी। कैसी मेजरमेंट थी? एक्यूरेट मेजरमेंट थी, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूज है बहुत पास पास है ना, 4 और 4.01 में कितना ही डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चारों मेजरमेंट थी ना, इनकी वैल्यूज भी आपस में पास पास है। और जब डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यूज आपस में क्लोज होती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी मेजरमेंट कैसी है? प्रिसाइज है। कैसी है? प्रिसाइज है। यानी कि जो स्टूडेंट ए ने मेजरमेंट करी थी वो मेजरमेंट एक्यूरेट भी है और वो मेजरमेंट प्रिसाइज भी है। बोथ एक्यूरेट एंड
प्रिसाइज, क्योंकि ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है मेरी एवरेज वैल्यू और सारी मेजरमेंट्स आपस में पास पास है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, अब बी स्टूडेंट ने जब मेजर किया ना, तो बी स्टूडेंट ने देखा, उसने बोला कि 3.5 पहली बारी में आई, दूसरी बारी में आई 3.6, तीसरी बारी में आई 3.7, देन 3.8। ठीक है, उसने बोला इस तरीके से। फिर जब उसने एवरेज निकाला तो उसने देखा कि एवरेज वैल्यू आई 3.65, यानी कि उसके अकॉर्डिंग तो रूम की लेंथ 3.65 आई और एक्चुअल लेंथ तो 4 मीटर थी। तो क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यानी कि जो मेरी कैलकुलेशन थी, अब जो बी वाले ने जो मेजर की ना, उसकी एक्यूरेसी बहुत पुअर थी, बहुत पुअरली उसने मेजर किया, एक्यूरेसी बहुत पुअर थी, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू थी वो ट्रू वैल्यू के इक्वल ही नहीं आ रही है इसी तरीके से। ठीक है, अब प्रिसीजन की अगर मैं बात करूं तो ये सारी वैल्यूज क्लोज ही तो है, 3.5, 3.6, 3.7, मतलब कि एक्यूरेसी तो पुअर है लेकिन प्रिसीजन अच्छा है, प्रिसीजन इसमें अच्छा है, गुड प्रिसीजन। ठीक है, समझ में आ गया? अब मतलब कि बी स्टूडेंट ने जो मेजर करी ना, उसमें एक्यूरेसी तो पुअर थी, पुअर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो पुअर थी लेकिन प्रिसीजन अच्छा था, गुड प्रिसीजन, प्रिसीजन मेरे पास उसका अच्छा था। ठीक है, अब सी के केस में देखो, सी के केस में जब उसने मेजर करी तो पहली बारी में तो उसने बोला 3.7, दूसरी बारी में उसने बोला 3.9, थर्ड में उसने बोला 4.1, देन उसने बोला 4.3, इस तरीके से। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, पहली बारी में वो बोल रहा है 3.7, देन बोल रहा है 4.1, 4.3, 3.9, डिफरेंस आ रहा है ना बहुत ज्यादा। जब सारी की सारी वैल्यूज में बहुत डिफरेंस आता है तब हम लोग बोलते हैं कि हमारी वैल्यू जो है उसमें प्रिसीजन अच्छा नहीं है, तो इसकी प्रिसीजन जो है वो पुअर थी सी वाले की। लेकिन जब उसने एवरेज निकाला तो एवरेज तो बच्चों 4 के इक्वल आ रहा था, जो आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है तो इसीलिए, क्योंकि जो मेरी एवरेज वैल्यू है वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू के इक्वल आई है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी। तो जो एक्यूरेसी थी वो अच्छी थी सी वाले की, है ना। तो यानी कि सी के केस में एक्यूरेसी तो अच्छी थी, गुड एक्यूरेसी, लेकिन जो प्रिसीजन था वो पुअर था। क्या था? प्रिसीजन जो था वो पुअर था, पुअर प्रिसीजन। ठीक है, अब डी के केस में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी के केस में भी हम लोग चेक कर लेते हैं, डी के केस में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डी के केस में जब उसने मेजर किया तो उसने बोला कि पहली बारी में 3.6 आ रहा है, दूसरी बारी में 4.2, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। पहले वो बोल रहा है 3.6 मीटर है, फिर बोल रहा है 4.2 मीटर है। थर्ड के केस में वो बोल रहा है 4.4 मीटर है, देन वो बोल रहा है 4.8। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा उसकी वैल्यूज में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है जब वैल्यूज में। तो यानी कि डी जो मेजरमेंट कर रहा है, डी जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी प्रिसीजन तो पुअर ही है, मुझे पहले से ही दिख गई। इतना ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज वो मेजर कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? इंची टेप तो सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो मतलब वो मेजर ढंग से कर नहीं रहा होगा, या तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब जब उसने एवरेज मेजर किया तो एवरेज आया 4.25। ट्रू वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यू तो मेरे पास 4 थी, अभी भी डिफरेंस तो है ही ना, यानी कि एक्यूरेसी पुअर है। तो इसमें प्रिसीजन तो पुअर था ही, लेकिन साथ साथ एक्यूरेसी भी पुअर थी। क्या पुअर थी? एक्यूरेसी भी पुअर थी। तो डी ने जो मेजरमेंट करी उसमें प्रिसीजन भी पुअर और एक्यूरेसी भी पुअर। ठीक है, दोनों चीजें पुअर थी। तो आप देख सकते हो कि ए ने जो मेजरमेंट करी ना, बहुत अच्छे से उसने मेजरमेंट करी। उसने बोला उसकी वैल्यू, उसके जो आंसर्स थे वो एक्यूरेट भी आए और प्रिसाइज भी थी उसकी सारी की सारी वैल्यूज। तो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है? जो मेजर कर रहा है उस बंदे की स्किल पे डिपेंड कर रहा है, उस पर्सन की स्किल पे डिपेंड कर रहा है कि एक्चुअल में मेजरमेंट है क्या। अब बी ने जो मेजर करी उसकी एक्यूरेसी पुअर थी, लेकिन उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा था। तो आप बोल सकते हो कि जरूरी नहीं है प्रिसीजन अच्छा हो तो एक्यूरेसी भी अच्छी हो, है ना। प्रिसीजन तो बहुत अच्छी आ रही थी, सारी वैल्यूज पास पास आई, लेकिन एक्यूरेसी बहुत पुअर आई उस टाइम पे, एक्यूरेसी पुअर थी। ठीक है, सी के केस में एक्यूरेसी अच्छी थी लेकिन प्रिसीजन पुअर था। अब जरूरी नहीं है कि अगर सारी वैल्यूज अलग अलग आ रही है तो फिर भी मैं एवरेज निकालूं तो वो ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। तो एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है और प्रिसीजन पुअर आ सकती है। अब डी के केस में जो उसने मेजर किया तो प्रिसीजन भी पुअर थी और एक्यूरेसी भी उसकी पुअर थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ट्रू
ट्रू वैल्यू के इक्वल आती है, मतलब कि मेरी मेजरमेंट कैसी है, मेरी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है। और प्रिसीजन का मतलब यह है कि अगर मैं 4 बार मेजरमेंट कर रही हूं तो चारों बार अगर मेरी वैल्यूज बहुत एक दूसरे के क्लोज आ रही है, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं बोलती हूं कि मेरी मेजरमेंट कैसी है, प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बहुत अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है और उसी अकॉर्डिंग अपने हम लोग रिजल्ट्स भी रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, लेकिन मतलब कि मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ ऐसे कि जो मेजर कर रहा है ना पर्सन, जो पर्सन मेजर कर रहा है, एक तो उसकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से मेजर कर रहा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है, जितना वो इंस्ट्रूमेंट एरर दिखाएगा उतनी तो वो गलती करेगा ना। तो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करती है हमारी मेजरमेंट। और साइंटिफिकली जब भी हम अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटीज आती ही आती है। ठीक है, अब मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी तो आ रही है, कई बारी जैसे मैंने बोला, कई बारी तो वेट बैलेंस 3.52 दिखा रहा है, कई बारी 3.47 दिखा रहा है, तो मैं रिपोर्ट कौन से आंसर को करूं, है ना, किसको मैं रिपोर्ट करूं। तो आंसर को हमें कब रिपोर्ट करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करना है, उसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कुछ रूल्स यूज करते हैं, कुछ फिगर्स यूज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी भी नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड जो हम लोग अपनी केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें जो कैलकुलेशंस करते हैं ना हम लोग, उनमें भी इन सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था कि बेस क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों बेस क्वांटिटी का मतलब है लेंथ। अब लेंथ क्या है, लेंथ जो है किसी चीज से डिराइव नहीं हुई ना, लेंथ तो अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम तो लेंथ से डिराइव हुआ है, लेंथ का क्यूब होता है। तो वॉल्यूम हुई एक डिराइव्ड क्वांटिटी और लेंथ हुई एक बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी है, मास क्या है, बेस क्वांटिटी है ना, मास तो किसी चीज से डिराइव ही नहीं हुआ, तो ये मतलब हुआ बेस क्वांटिटी का। तो एसआई सिस्टम ने क्या किया, उन्होंने बेस क्वांटिटीज के लिए